नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान, चैप्टर है 9वां। आपका चैप्टर है मृदा। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार, कौन सी मृदा में किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है और मृदा के गुण, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने शुरू करते हैं कि जो मिट्टी है ये सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ हुआ, प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये सारे संसाधन हमें किससे प्राप्त हुए हैं, प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उन्हीं में से सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो उनमें से क्या है, एक मिट्टी है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में क्या करती है, सहायता करती है। मिट्टी के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो उसी में से कुछ पोषक तत्व वे क्या करते हैं, अपनी जड़ की सहायता से मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं। और यह अनेक जीवों का आवास है। बहुत सारे जो जीव जंतु है वो धरती के अंदर रहते हैं। तो ये क्या है, अनेक जीवों का क्या है, आवास है। जैसे सांप, जैसे चूहा, ये क्या करते हैं, अपनी बिल का निर्माण कहाँ करते हैं, मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर करते हैं। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। बारिश के बाद जो मिट्टी की गंध आती है वो क्या करती है, हमारे शरीर में ताजगी का अनुभव प्रदान करती है। इसके बाद मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहली और बुझों ने क्या किया, मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते हुए देखा। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में पहली और बुझो क्या कर रहे थे, बाहर टहलने आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक केंचुए को मृदा से बाहर आते देखा। तो पहली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, कि या अकेले केंचुए ही रहते हैं। तो मृदा के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। क्रियाकलाप देखो कि विभिन्न स्थानों में से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए। कि अलग अलग जगह से आप मृदा को लो और ध्यानपूर्वक देखो। जैसे बगीचे की मृदा, इसमें पादप बगीचे में कौन कौन से होती हैं, और जंतु बगीचे के अंदर चींटियाँ ही ज़्यादातर होती है। सड़क किनारे की मृदा लोगे तो वहाँ पे क्या पादप होंगे और कौन से जंतु होंगे, तो वहाँ पे तो हर प्रकार के जंतु होंगे। तो इस प्रकार आप इनका सारणी को भर सकते हो समय प्रेक्षण करके। कि इसके लिए आप क्या करोगे, हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि कई जीव जंतु तो क्या होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो आप उसके लिए क्या ले सकते हो, आवर्धक लेंस ले सकते हो और ध्यानपूर्वक इनका परीक्षण करके सारणी को भर सकते हो। इसके बाद देखो, पहली क्या कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से, अपने 3 अलग अलग जगह से मिट्टी लेने के लिए कहा था। तो इसमें क्या कहा कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूनों में प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों के कुछ टुकड़े क्यों मिले, कि उन्हें जो एकत्रित किया उसमें से ये चीज़ें क्यों मिली। तो देखो कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये ऐसी चीज़ है जो अपघटित नहीं होती। अपघटित का अर्थ है कि अपने कई चीज़ें मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, धीरे धीरे टूट कर, जैसे लकड़ी भी है ना, तो वो भी धीरे धीरे गल जाती है, लोहे को भी जंग लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, अपघटित हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन है, ये चीज़ें अपघटित नहीं होती, ये वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और भूमि पर यहाँ पे भी प्लास्टिक और ये पॉलीथीन लग जाती है, तो वहाँ पर ये पेड़ पौधों को उगने भी नहीं देती। तो ये क्या करती है, तो प्रदूषण भी करती है और पेड़ पौधों को उगने भी नहीं देती। तो इसीलिए इन पर क्या लगाया गया है,
हाल ही में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इसे इधर उधर फेंक देते हैं तो वैसी की वैसी पड़ी रहती है और ये अपघटित नहीं होने के कारण इसकी बहुत सारी हानियां हैं। तो इसीलिए ये मिली, क्योंकि यहाँ पे फेंक दी, वहाँ पे ये वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। इसके बाद देखो कि मैंने हॉट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन व खिलौनों को देखा है। इसके बाद देखो मृदा परिच्छेदिका कि मृदा क्या करती है, अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है अपने क्रियाकलाप कर सकती हैं। तो क्रियाकलाप देखो कि थोड़ी सी मृदा लो और अपने हाथ से तोड़कर उसका क्या करो, चूर्ण बना लो। मृदा मिट्टी लो और हाथ से उसे पीस कर चूर्ण बना लो। अब क्या करो कि 3/4 जल से कांच का कोई गिलास भर लिया और उसमें जो अपने चूर्ण बनाया था वो पानी क्या किया, उसके अंदर मिला दिया। इसके बाद देखो किसी छड़ या किसी की सहायता से उसको हिलाओ, तो इसे कुछ देर के लिए फिर उसको वैसे ही पड़े रहने दो और फिर आप देखोगे तो आपको कई परतें अलग अलग कांच के गिलास में दिखाई देगी कि जो बजरी होगी वो बिल्कुल बारीक चीज़ होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, थोड़े से हल्के कण ऊपर, थोड़े से हल्के कण ऊपर, और इसी तरह बीच में थोड़ा सा जल दिखाई देगा और जल के ऊपर बिल्कुल कोई पेड़ पत्ते पुत्ते जैसी हल्की चीज़ आपको दिखाई देगी। तो ये सारी जो परतें हैं ये किसकी परतें हैं, ये सारी मृदा की परतें हैं। इसके बाद क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न माप के कणों की परतें दिखाई देती हैं, तो हाँ दिखाई देती है। तो मृदा में क्या होते हैं, सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। मृदा में सड़े गले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि जो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है। ह्यूमस तो किससे कहते हैं, सड़े गले पदार्थों को, और अपक्षय किससे कहते हैं, जिसके टूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें क्या होते हैं, उगते हैं। मृदा की जो विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट है उसे क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। और प्रत्येक जो परत है, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। और प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें क्या कहलाती है, संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। अब देखो संस्तर स्थिति ए, संस्तर स्थिति बी, इसको अपन अच्छे से देखेंगे अगली स्लाइड में। तो देखो संस्तर स्थिति ए, बी भी संस्तर स्थिति, ये भी, और आधार शैल ये है। तो ये क्या है, संस्तर स्थितियाँ हैं। इसके बाद हम सामान्यतः मृदा के सबसे ऊपरी परत, यह सामान्यतः मृदा के सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, इसमें नीचे वाली परतों को नहीं। तो यदि हम हाल ही में खोदी की खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हम मृदा की विभिन्न परतें दिखाई दे सकती है। हम काफ़ी गहरा गड्ढा खोदते हैं तो जो मृदा का रंग है नीचे की ओर चेंज होता जाता है। ये चेंज किस लिए होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की परतें पाई जाती है, इसीलिए होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय और किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़क के किनारे और नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे जो ऊपर वाली संस्तर स्थिति है वो सामान्य कैसे होती है, गहरे रंग की होती है। और क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होते हैं। जो ह्यूमस होती है वो मृदा को क्या करती है, उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह जो परतें हैं वो सामान्यतः मृदा स्तर अंदर अधिक जल को धारण करने वाली ह्यूमरस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। यह जो परत होती है वो सामान्यतः क्या होती है, मृदु, सुरेंद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है।
यह परत क्या होती है? मृदु, सिरिंदर और अधिक जल को धारण करने वाली होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा या असंस्तर स्थिति। शीर्ष जो मृदा है वो कृमियों, कृंतका और शशुद्री और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का क्या होता है? इसमें आवास स्थान होता है या आश्रय स्थल होता है। ये ऊपर ऊपर होती है, इसलिए इसे असंस्तर स्थिति कहते हैं। छोटे पादपों की जो जड़ें हैं वो पूरी तरह कहाँ तक होती है? शीर्ष मृदा में ही रहती है, असंस्तर स्थिति में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में क्या होता है? ह्यूमरस कम हो जाएगा, लेकिन खनिज अधिक होते जाते हैं। यह जो परत होती है वो अधिक कठोर और अधिक घनी होती है, इसे क्या कहते हैं? बी संस्तर स्थिति और या फिर मध्यस्थ परत। तीसरी जो परत होती है वो सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदारों युक्त शैलों के छोटे डेलों की बनी होती है और इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। 3 परतें होगी, ऊपर वाली ए, बीच वाली बी और नीचे वाली सी। सबसे अधिक जो ह्यूमरस होता है वो किस में होता है? ए में। बी में क्या होता है? थोड़ा कम और सी में कम। जो बी होती है वो क्या होती है? अधिक घनी होती है और कठोर होती है, और जो सी होती है इसमें दरारें और विरांदों युक्त होती है। आसानी से आप तीनों में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद है मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का जो अनुपात होता है वो उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके जो कण हैं वो बने हैं। शैल कण और ह्यूमरस का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। मृदा किसे कहते हैं? शैल कण और ह्यूमरस। शैल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के क्या है? महत्वपूर्ण अंग हैं। मृदा के महत्वपूर्ण अंग क्या है? जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव। इन सभी से भी मृदा क्या होती है? उपजाऊ बनती है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? बलुई मृदा, और यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? मृण्मय मृदा। बड़े कणों का अनुपात अधिक है तो उसे बलुई मृदा, और यदि बारीक कणों का अनुपात अधिक है तो उसे मृण्मय मृदा कहते हैं। और यदि बड़े व छोटे कणों की मात्रा समान है तो फिर उसे कौन सी? दुमटी मृदा कहते हैं। मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के माप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से क्या होते? जुड़ नहीं पाते। इनके बीच क्या रह जाता है? फिर रिक्त स्थान रह जाता है, और ये स्थान किस से भर जाता है? वायु से भर जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालू स्वातीत होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी भी फिर किस तेजी से हो जाती है, क्योंकि उनके बीच स्पेस बड़ा होता है। बलुई मृदा हल्की, स्वातीत, शुष्क होती है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं? मृत्तिका के जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान फिर क्या होता है? बहुत कम होता है। और बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल क्या हो जाता है? रुक जाता है। चिकनी मिट्टी में फिर वायु भी कम होती है क्योंकि इसके बीच में स्थान ही नहीं होता, इसलिए ये क्या होती है? वारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। इसके अंदर पानी है, फिर वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे जो अच्छी शीर्ष मृदा दुम्ट है। दुम्ट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य पदार्थों के मृदा कणों का क्या होती है? मिश्रण होती है। गाद नदी तलों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का जो अमाप है वो बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के क्या होता है? बीच में होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है।
इस प्रकार के मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इसके बाद क्रियाकलाप 9.3 है कि मृण्मय और दुमटी और बलुई मृदा के नमूने अपने इकट्ठे कर लीजिए और किसी एक नमूने में से एक मुट्ठी भर मृदा लीजिए और इसमें कंकड़, पत्थर और घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए और बूंद बूंद कर इसमें जल डालकर गूंथ लीजिए। इसमें केवल इतना जल डालें कि मृदा का क्या हो जाए, गोला बनाया जा सके। ऐसे गूंथकर गोला बना लीजिए। इसके बाद देखो, लेकिन ध्यान रहे कि ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें और इस बेलन को छल्ला बनाने का भी प्रयास करें। ऐसे पहले तो बेलन के रूप में, या फिर ये वाला छल्ला है और ये वाला बेलन है, ऐसे बेल लें और छल्ला बनाने का भी प्रयास करें। इस क्रियाकलाप में मृदा के जो अन्य नमूनों के साथ भी दोहराइए। तो कोई मृदा किस प्रकार की है, इसका निर्णय सुविधाजनक किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, बूझो क्या कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा, तो चिकनी मृदा होगी या दुमटी या बलुई, कौन सी मृदा होगी। तो आप क्या जानते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौनों और मूर्तियों आदि को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इन मृदा के कणों प्रकारों के आधार पर आप देख सकते हो। मृदा के गुणों के बारे में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।